नमस्कार दोस्तों, अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप डेली बेसिस पर इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। देखो, आज का सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 अप्रैल 2019 को भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यहाँ पर 14 अप्रैल 2019 को 128वीं जयंती मनाई गई है, 128। ठीक है, इसको याद रखेंगे। दूसरी चीज, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो भारतीय संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप लोगों ने हो सकता है बहुत जगह पर ये वाली मूर्ति देखी होगी। इसमें ये जो मूर्ति है, ये है बाबा भीमराव अंबेडकर की, और इनके हाथ में जो आपको ये पुस्तक दिख रही है, ये है भारतीय संविधान। तो यहाँ पर इस फोटो में ये चीजें हैं। इसके अलावा एसएससी और यूपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भारतीय संविधान को लेकर। यहाँ पर पूरा एक चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि एसएससी और यूपीएससी में बार बार पूछे गए हैं। तो देखो, सबसे पहले भारत का संविधान बना कैसे था? भारत का संविधान बनाने के लिए सबसे पहले तो एक संविधान सभा बनाई गई थी। ठीक है, तो संविधान सभा का निर्माण हुआ था। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान सभा का जो गठन है, वो कौन से नियम के तहत किया गया है? तो उसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। 1946 के प्रावधानों के अनुसार संविधान का निर्माण किया गया था। उसके बाद जब संविधान सभा बन गई, जो कि संविधान का निर्माण करेगी, तो ये हुआ कि संविधान सभा का पहला जो मीटिंग है, वो कब हुआ था? तो संविधान सभा की जो पहली अधिवेशन हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये जितने लाल कलर से मैंने आपको शो कर रखे हैं, ये सभी एग्जाम के क्वेश्चन हैं। तो अगर पूछा जाए संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस वजह से बनाया गया था क्योंकि संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे, उसमें सबसे एजेड यही थे। इस वजह से सच्चिदानंद सिन्हा को पहले अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया गया था। हालांकि बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था। इस चीज में बहुत अच्छे से डाउट क्लियर रखना। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगर पूछा जाए संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर टिक करोगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको बोलते हैं प्रारूप समिति, के अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा आगे देखेंगे, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है, वो अंगीकृत हो चुका था, यानी कि बनकर रेडी हो चुका था, पास हो चुका था। लेकिन उसको जो रूल्स में अप्लाई किया गया, वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। हमारा पूरे देश में संविधान लागू कर दिया गया था। इसी दिन से, इसी वजह से इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में भी जाना जाता है। जैसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस है। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, और 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इस वजह से इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखो, कमेटी और चेयरमैन के नाम फटाफट याद कर लेते हैं। जैसे जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसके जो चेयरमैन है, वो थे भीमराव अंबेडकर जी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यूपीएससी में बार बार पूछा गया है, एसएससी में बार बार पूछा गया है। इस पे भी लोग भीमराव अंबेडकर का नाम लिखकर चले आते हैं। इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में स्टेट नेगोशिएशन, यानी कि जितने भी स्टेट है जो कि संविधान को मानने को तैयार नहीं थे, तो उन लोगों के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद जी। फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी, वो बनाए गए थे सरदार पटेल जी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लाए हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पूछी जाती है, तो वो ये पूछा जाता है कि संविधान बनाने में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। इस पीडीएफ में, यहाँ पर वीडियो में मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगा। पीडीएफ में सब कुछ इन्वॉल्व है। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, उसमें ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लेना। जैसा कि मैं एक दो चीज़ें बता देता हूँ।
यहाँ पर जो हमारे प्रस्तावना की भाषा है, संघ राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन है, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप से ये पूरी चीज़ों का आप रिवीजन कर लेंगे। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने यूएस बेस्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म जिसका नाम विम्बो का अधिग्रहण कर लिया है? तो यहाँ पर एक कंपनी है जो कि फिनटेक कंपनी है जिसका नाम है पेयू मनी। आप लोगों ने सुना होगा, कभी ऑनलाइन पैसा आप लोगों ने जमा किया होगा। पेयू मनी ने अमेरिका की यूएस बेस्ड एक कंपनी है विम्बो, उसका अधिग्रहण कर लिया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कुल मिलाकर $70 मिलियन में, यानी कि लगभग 484 करोड़ रुपए में इसका अधिग्रहण किया गया है। यहाँ पर आप पेयू मनी का लोगो भी देख सकते हैं। अब आपको हो सकता है याद आ जाए। अब हम लोग जल्दी से कुछ रिवीजन करेंगे हाल ही में जो अधिग्रहण हुए हैं। वैसे तो हम डेली बेसिस पर इसको रिवाइज करते हैं। देखो यहाँ पर अभी रिसेंट में टेलीनॉर और भारतीय एयरटेल का विलय हो गया था। ठीक है, टेलीनॉर के जितने यूज़र थे अब वो एयरटेल में कन्वर्ट हो गए हैं। इसी तरीके से वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर में भी विलय हो गया था। ठीक है, इसके अलावा जो भारत की कंपनी है फ्लिपकार्ट, उसको वॉलमार्ट ने $16 अरब में खरीद लिया था, उसको अधिग्रहित कर लिया था। तो ये रिसेंट के न्यूज़ है जो आपको पता होने चाहिए। चलते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय एयरटेल ने फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ महिलाओं की मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो देखो, भारतीय एयरटेल और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है माई सर्किल। ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक ऐप है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप इसका फोटो देख सकते हैं। इस लॉन्चिंग इवेंट पर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों को भी बुलाया गया था, जिसमें कि सानिया मिर्जा और सोनम कपूर भी शामिल हैं। इस ऐप को 13 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। मतलब इसमें एक ऐसा बटन होगा कि किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन पर उस ऐप के उस बटन को दबाने पर एक SOS अलर्ट उनके फैमिली मेम्बर्स को भेजा जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि वो जो महिलाएं हैं वो मुसीबत की स्थिति में हैं, वो हेल्प चाह रही हैं। तो ये महिलाओं के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है, इसका नाम एक बार फिर से देख लेंगे। इसका नाम है माई सर्किल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो फिक्की ऑर्गेनाइजेशन है, फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? ये चीज़ कमेंट करके आप लोग बताएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में एक ऑनलाइन गेम है जिसका नाम है पबजी, को किस देश में बैन कर दिया गया है? तो यहाँ पर ये जो पबजी गेम है, इसको भारत में भी बैन करने की बात चल रही है, लेकिन इसको अपने पड़ोसी देश नेपाल में बैन कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पबजी गेम को नेपाल में बैन कर दिया गया है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग इस गेम के एडिक्टेड हैं वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, जो लोग इस गेम को खेलते हैं। तो यहाँ पर इसका एक फ़ोटो देख लेते हैं। ये पबजी गेम का फ़ोटो है जो कि हाल ही में पूरे विश्व में फेमस हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बात हुई है नेपाल की, तो नेपाल को देखते हैं भारत के मैप से बाहर कहाँ दिखता है। तो ये आपको, ये लाल कलर से जो आपको पिंक कलर से दिख रहा होगा, ये है नेपाल, और जुड़ा हुआ आपको सिक्किम भी दिख रहा होगा। अब यहाँ पर नेपाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, प्रेसिडेंट का नाम है विद्या देवी भंडारी, और प्राइम मिनिस्टर का नाम है खड़ग प्रसाद ओली, या कह सकते हो KP ओली नाम से भी आप इन्हें जानते होंगे। अब हाल फिलहाल में नेपाल से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि भारत सरकार ने भी हाल ही में अनाउंस किया था कि नेपाल और भूटान जाने वाले 15 साल से कम आयु के बच्चों को आधार कार्ड ही वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर उनके पास में आधार कार्ड है तो फिर उनको वैलिड ID के रूप में माना जाएगा। ठीक है, 15 साल से कम आयु होनी चाहिए, और नेपाल और भूटान के लिए सिर्फ ये रूल लाया गया था। हाल ही में किस देश की सरकार ने 200, 500 और 2000 रुपए के भारतीय नोटों को बैन किया है? तो आंसर हो जाएगा नेपाल ने। ठीक है, क्यों किया था आपको मैं ये बता चुका हूँ कि नोटबंदी के दौरान बहुत सारे भारतीय करेंसी नेपाल के पास में रह गए थे जो कि कन्वर्ट नहीं हो पाए थे, जिस चीज़ के चलते नेपाल सरकार ने भारतीय बड़े बड़े नोटों को बैन कर दिया है। यानी कि 200, 500 और 2000 रुपए के भारतीय नोट जो पहले नेपाल में चल जाते थे, अब वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। हाल ही में चौथा बिम्स्टेक समिट
नेपाल में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, उसके बाद में अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज हुआ था जिसका नाम है सूर्य किरण। ये कौन कौन से देशों के बीच में हुआ था? भारत और नेपाल के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इतनी सारी चीज़ें अगर आप रिवाइज करोगे तो नामुमकिन है कि कोई ऐसा क्वेश्चन बने जो इसके आउट ऑफ पूछा जाए। आगे चलते हैं। हाल ही में अपनी तरह के वोटर पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यहाँ पर वोटर्स पार्क नाम का ये जो उद्घाटन है ये गुरुग्राम में किया गया है। यहाँ पर मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से यहाँ पर एक वोटर्स पार्क बनाया गया है जहाँ पर लोगों को मतदान करने के प्रति उनको प्रेरित किया जाएगा, उनको मतदान से संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ में बहुत सारे सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर बनाए गए हैं जहाँ पर लोग सेल्फी लेकर इसको यहाँ पर मतदान को जागरूक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किस महिला बॉक्सर ने 54 किलोग्राम कैटेगरी में मुक्केबाजी विश्व कप 2019 में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो यहाँ पर एक ये मुक्केबाजी कंपटीशन हुआ है जिसमें 54 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला का नाम है मीना कुमारी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मीना कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पर जीता है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसका फोटो देख सकते हैं। ठीक है, ये जो चैंपियनशिप है जिसको बोलते हैं कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप 2019, इसका आयोजन जर्मनी में एक जगह है कोलोन, वहां पर किया गया था। ठीक है, भारत ने कुल मिलाकर इस प्रतिस्पर्धा में 5 पदक जीते हैं जिसमें कि एक सिंगल स्वर्ण पदक जो है वो मीना कुमारी ने जीता है, वो भी कितने? 54 किलोग्राम की कैटेगरी में। अगर बात करी जाए यहाँ पर साक्षी मलिक, तो साक्षी मलिक ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर रजत से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा स्वर्ण पदक से। तो स्वर्ण पदक याद रखेंगे, मीना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है, 54 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है। और महिला बॉक्सिंग का जो ये इवेंट हुआ है ये जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश में विश्व का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा ये यूएई में किया जाएगा। ठीक है, यूएई के बारे में मैं डेली आपको मैप सहित सब कुछ डिटेल में बता चुका हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि जब मशीनों को इतना तेज़ बना दिया जाए कि वो इंसानों से ज़्यादा अच्छा सोचने लगे, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इस पर दुनिया का सबसे बड़ा जो सम्मेलन है वो यूएई में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि अगला जो विश्व कप होने वाला है उसको लेकर भारतीय टीम को अनाउंस कर दिया गया है। तो क्वेश्चन ये बना है कि ये जो विश्व कप है आईसीसी विश्व कप 2019 इसको कहाँ पर खेला जाएगा? तो 2019 का जो विश्व कप है इसको इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बताना है कि इसमें ऋषभ पंत को विकेट कीपर के रूप में सेलेक्ट किया गया है या नहीं किया गया है, ये चीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन ने जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2010 से किस साल के बीच भारत की जनसंख्या 1.2 की औसत से बढ़कर 1.36 अरब हो गई है? तो देखो, भारत की जो जनसंख्या है जो 1.36 अरब हो गई है ये 2010 और 2019 के बीच का डेटा यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किया है। तो ये इसका क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका था। तो 2010 से 19 के बीच में भारत की जो जनसंख्या है वो 1.2% की वार्षिक दर से बढ़ी है और अब भारत की जनसंख्या जो है 1.36 अरब हो गई है। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा के कवि शिवा रेड्डी को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सरस्वती सम्मान जो कि वर्ष 2018 के लिए शिवा रेड्डी को दिया गया है, इसमें तेलुगु भाषा के कवि शिवा रेड्डी को ये पुरस्कार दिया गया है। अब चूंकि बात यहाँ पर सरस्वती सम्मान की हुई तो उसके बारे में भी जान लेते हैं कि ये जो सरस्वती सम्मान है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में शुरू किया गया था और सबसे पहले ये हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। और यहाँ पर 2018 का जो ये सरस्वती सम्मान है
ये दिया गया है शिवा रेड्डी को। और अगर 2017 के बारे में पूछा जाए तो 2017 का जो सरस्वती सम्मान है ये दिया गया था सितांशु यश चंद्र को। ये नाम जरूर याद रखना। इसके अलावा इसी से जुड़े और भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्यास सम्मान किसको दिया गया था। तो 2018 के लिए जो व्यास सम्मान है वो लीलाधर जगूड़ी जी को दिया गया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 किसे दिया गया था। तो हिंदी के क्षेत्र में अलग अलग भाषा का अलग अलग अवार्ड होता है, लेकिन हिंदी के लिए क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है तो वो दिया गया था चित्रा मुग्दल को, जिन्होंने अपनी एक उनकी कविताओं का संग्रह था जिसका नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 2003, जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों अब करते हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन। क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको देना होगा। हाल ही में कौन सी टीम 200 टी20 खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। हाल ही में अबू धाबी अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में कौन से देश को रखा गया है। हाल ही में किस भारतीय घटना के 100 साल पूरे हो गए हैं। हाल ही में फेसबुक के द्वारा किए गए सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़कर कौन दुनिया के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हो गए हैं। तो दोस्तों सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और डेली बेसिस पर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है।